पर, जो कि एक नोवेल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बट ट्विस्ट की बात तो ये है कि उसने उस नोवेल की पूरी स्टोरी पहले से ही पढ़ रखी है, जिस स्टोरी में उस नोवेल का मेन कैरेक्टर डेमन किंग के हाथों अंत में मारा जाता है। तो अब हमारा प्रोटैगनिस्ट जियोन क्या डेमन किंग को मार के उस नोवेल की स्टोरी चेंज कर पाएगा, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं एक लड़की खाना लेके गेट से अंदर आती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आदमी दिखाई देता है, जो कि एग्नेस साम्राज्य का पहला राजा होता है। वो लड़की कहती है, महाराज आपने कुछ भी नहीं खाया है, सभी लोग आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। यह सुनकर वो राजा कुछ जवाब नहीं देता और फिर थोड़ा सोचने के बाद वो कहता है क्रैपी, जिस पे वो लड़की जो कि एक दासी होती है वो कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे लगा आपको ये खाना पसंद आएगा, मैं इसे ले जाती हूँ और फिर दूसरा खाना लेकर आती हूँ। वो राजा कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो इस किताब की बात कर रहा था जिसका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ द हीरो ऑफ फ्रोसिमर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इतनी घटिया किताब इस कैसल के अंदर कैसे आई। वो दासी कहती है, ये किताब किसके बारे में है महाराज, आखिर इससे आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। वो राजा कहता है, ये एक किताब है जिसमें एग्नेस साम्राज्य के आगे आने वाले 100 सालों के बारे में लिखा गया है। इसमें ये भी बताया गया है कि बाकी सभी नॉवेल्स की तरह ही एक नाइट डेमन किंग से फाइट करता है, पर अंत में उस नाइट की कई कोशिश के बावजूद भी एग्नेस साम्राज्य तबाह हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त तक इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए कोई भी इंसान नाइट की हेल्प नहीं करता है, जिसकी वजह से पूरा एग्नेस साम्राज्य तबाह हो जाता है। फिर वो नाइट भी डेमन किंग के हाथों हार जाता है और उसी के हाथों मारा भी जाता है। इसमें सभी चीजें काफी डिटेल में लिखी हुई हैं, जैसे कोई सच में भविष्य देख के आया हो और उसे बिल्कुल उसी तरह इस किताब में लिख दिया हो। पर मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि एग्नेस साम्राज्य कभी भी तबाह नहीं होगा। फिर वो उस दासी से कहता है, मैं इस नोवेल को भूल नहीं पा रहा हूँ, ये नोवेल पढ़ने में तो उतनी अच्छी नहीं थी, पर ना चाहते हुए भी ये मेरे दिमाग में छप चुकी है। पता नहीं क्यों मैंने इस नोवेल पर अपने समय को खराब किया। वो उस दासी से कहता है, मैं खाना खुद खा लूंगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। यह सुनकर वो दासी कहती है, जी महाराज, और यह बोलने के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। उस दासी की जाते ही वो राजा खुद में ही सोचने लगता है, जहाँ पर उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, जहाँ कोई कहता है, जल्दी करो जल्दी करो। आखिरकार सभी साम्राज्य एकजुट हो गए डेमन किंग को हराने के लिए। वेस्ट के राज्य, ईस्ट के राज्य, सब के सब जल्दी से हमारे असली महाराज के पास चलो, हमारे असली आयरन ब्लडेड महाराज, जल्दी चलो ब्लैक स्टार एम्परर की तरफ। इन आवाजों के बाद ही उस राजा को नींद आने लगती है। वो खुद से कहता है, क्या यही अंत है, ये तो खालीपन है, अब इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा जिसे मैं कॉन्कर करूं। और यह बोलने के बाद ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और हम देखते हैं रात का सीन, जहां एक आदमी अंधेरे में बहुत ही तेजी से भागते हुए महल में जा रहा था और खुद में ही सोच रहा था, आखिर मैं यहाँ पर किसी को देख क्यों नहीं पा रहा, ना ही मुझे यहाँ पर नाइट दिख रहे हैं और ना ही डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। उस आदमी यानी कि उस नाइट ने अपनी पीठ पर किसी को रख रखा था, जो कि इस वक्त होश में नहीं होता है, जिसका नाम होता है फ्रेडो। फ्रेडो कहता है, आखिर कोई भी प्रिंस जियोन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहा। प्रिंस जियोन कमजोर थे, इसीलिए वो राजगद्दी के मुकाबले में हारे गए, पर फिर भी वो इस वक्त एग्नेस एम्पायर के प्रिंस हैं। वो खुद में ही कहता है, भले इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े, भले ही कुछ भी हो जाए, पर मैं प्रिंस जियोन को प्रोटेक्ट करके रहूंगा। इधर कुछ काला लिबास पहने हुए लोग फ्रेडो पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से फ्रेडो को थोड़ी चोट लगती है, पर फिर भी वो फाइट करता रहता है। काफी समय तक लड़ने के बाद वो कहता है, तुम सब के सब कायर हो। वही काला लिबास पहने हुए एक आदमी कहता है, तुम बहुत ही लकी हो कि अभी तक भी बचे हुए हो, पर अब ऐसा नहीं होगा। और तभी फ्रेडो के पीछे जो गेट मौजूद होता है, उसके पीछे से कुछ और काला लिबास पहने हुए लोग बाहर आने लगते हैं, जो बाहर आते ही कहते हैं, प्रिंस जियोन को मार डालो। यह सुनने के बाद फ्रेडो जियोन को नीचे रखता है और कहता है, मुझे बस कुछ समय दीजिए, मैं इन सभी को ठिकाने लगा देता हूँ, क्योंकि कितने भी लोग आपकी जान लेने के लिए आपके पीछे आए, मैं फ्रेडो आपकी रक्षा हमेशा करूंगा। यह बोलते ही फ्रेडो उन सभी काले लिबास पहने हुए लोगों से लड़ाई करने लगता है। लड़ते हुए फ्रेडो पूछता है कि आखिरकार तुम लोग हो कौन, जिस पर काला लिबास पहने हुए एक आदमी कहता है, बुढ़े आदमी, तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम और तुम्हारा वो प्रिंस दोनों अब मरने वाले हो। यह बोलते ही वो फ्रेडो पर अटैक करता है। इधर जियोन अपने मन में ही सोच रहा था, मरना ही मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, कम से कम मुझे ऐसी जिल्लत की जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी। इधर काला लिबास पहने हुए एक आदमी कहता है, मैं तुम दोनों को एक ही अटैक में खत्म करूंगा, तो इसे मेरी रहमदिली ही समझो। फ्रेडो कहता है, भागिए महाराज। इधर वो काला लिबास पहने हुए वो आदमी प्रिंस जियोन पर अटैक करता है। बस जैसे ही उसकी स्वॉर्ड प्रिंस जियोन के चेस्ट तक पहुंचने वाली होती है कि तभी वो रुक जाता है, जिस पर दूसरा आदमी कहता है, तुम उसे मार क्यों नहीं रहे हो। जिस पर वो स्वॉर्ड पकड़ा बंदा कहता है, मेरा हाथ हिल नहीं पा रहा। और तभी हम देखते हैं कि जियोन अपनी आंखें खोलता है, जहाँ उसकी आंखों में एक सिंबल बना हुआ था। जियोन काले लिबास पहने हुए आदमी की स्वॉर्ड को अपने एक ही हाथ से दूर कर देता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान रह जाता है। इधर काला लिबास पहने हुए वो आदमी कहता है, मुझे बचाओ, मैं हिल नहीं पा रहा। और तभी बाकी लोग जो कि उस काले लिबास पहने हुए आदमी के साथ आए हुए थे, वो जियोन एग्नेस पर अटैक करते हैं। इससे पहले कि उनका अटैक जियोन को हिट करता, सिस्टम विंडो पर दिखाया जाता है ब्लैक स्टार फॉल, और इसके बाद ही वो सभी के सभी काले लिबास पहने हुए लोग खुद ही मारे जाते हैं, जिसे देखकर फ्रेडो काफी हैरान रह जाता है और कहता है, आखिर ये कैसे हुआ। वही जियोन कहता है, ये तो बहुत ही दिलचस्प है, और यह बोलते ही उसके चेहरे पर एक साथ ही स्माइल आ जाती है। और तभी हमें बताया जाता है उस नोवेल की शुरुआत के बारे में, जिसका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ द हीरो
ऑफ फ्रोसिमर, जो कोई और नहीं बल्कि वो राजा ही बता रहा था जो कुछ समय पहले उस नॉवेल को पढ़ चुका है, जहाँ बताया जाता है कि कहानी की शुरुआत में कुछ लोग मारे जाते हैं। कमजोर दिल वाले यहाँ तक कि एक चींटी को भी नहीं मार सकते और कमजोर शरीर वाले खुद को बचा नहीं सकते। एग्नेस साम्राज्य का एक राजकुमार जिसके पास कोई भी शक्तियां नहीं थे, इसीलिए वो बैटल में हार गया और बाद में उसे कैद भी कर लिया गया, जिसका नाम है प्रिंस जियोन एग्नेस। नोवेल के अकॉर्डिंग इसे कल रात में ही हुए हमले में मर जाना चाहिए था, पर मेरी पावर ब्लैक स्टार फॉल की वजह से वो नहीं मरा। वो पावर जो किसी इंसान की फिजिकल बॉडी की बजाय उसकी सोल को इफेक्ट करती है, ब्लैक स्टार फॉल। अगर वो नहीं होती तो कल रात ही मैं भी मारा गया होता, क्योंकि पता नहीं कैसे मैं इस नोवेल में ट्रांसपोर्ट हो गया हूँ। जियोन शीशे में खुद को देखते हुए कहता है, मेरे सभी सेंसेस काफी कमजोर होते जा रहे हैं। सच में ये कोई सपना नहीं हो सकता। अगर मैं सच में क्रॉनिकल्स ऑफ द हीरोज ऑफ फ्रोसिमर के अंदर हूँ, भले ही मैं कल के हुए हमले में बच गया, पर फिर भी मेरे पास अभी इतना समय नहीं है, क्योंकि इसी दिन 3 साल बाद ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। हीरो अकेले ही डेमन किंग से लड़ेगा और हार जाएगा और सभी साम्राज्य डेमंस के हाथों खत्म हो जाएंगे। ये बुरा है, बहुत बुरा है। पता नहीं मेरे पास कितना समय है अपने असली शरीर में लौटने के लिए, क्योंकि जब तक मैं अपने असली शरीर में लौट ना जाऊं तब तक मैं इस दुनिया को खत्म नहीं होने दे सकता। शायद अब मुझे ही इस नोवेल की कहानी को चेंज करना पड़ेगा। फिर जियोन, जिसके अंदर इस वक्त एग्नेस साम्राज्य के राजा की पावर्स और उनकी चेतना आ चुकी थी, वो एक किताब खोलकर उसे पढ़ने लगता है, जहाँ वो खुद में ही सोचता है, इंसानियत और राक्षसों के बीच में जंग 2 साल बाद होगी, और जब वो होगा उससे पहले मुझे ये निश्चित करना होगा कि साम्राज्य की ताकत डिवाइड ना हो। पर मेरा ये शरीर भी तो बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से ब्लैक स्टार फॉल भी अच्छे से काम नहीं कर रहा। मैं इस वक्त बहुत कमजोर हो चुका हूँ और साथ में ही यहाँ पर कोई मेरी हेल्प करने के लिए भी नहीं है। यही वो एहसास है जिसे मैं भूल गया था। शायद मैं अपने असली शरीर में इस एहसास को महसूस नहीं कर पाता। तो इसीलिए यहाँ पर जरूर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें मैं पा सकता हूँ और कॉन्कर कर सकता हूँ। इसके बाद ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। जोन अपने मन में सोचने लगता है, पहले मुझे अपने आसपास के इलाके को सुरक्षित करना होगा और उसके लिए मुझे ये पता लगाना होगा कि कल रात मुझ पर हमला किसने किया था। जोन अपने मन में सोच ही रहा था, पर तभी वहाँ दरवाजे पर फ्रेडो आ जाता है और कहता है, महाराज। पर जोन इसका जवाब नहीं देता और वो खुद में ही सोचने रहता है, भले ही मुझे अबेंडन कर दिया गया, पर फिर भी मैं एक राजकुमार हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार कितने लोगों के पास इतनी हिम्मत है कि वो असैसिन्स को इस कैसल में बुला सकें। इसके साथ ही वो कैसल में आगे जाने लगता है और मन में सोचता है, फ्रेडो का रिएक्शन देखने के बाद एक बात मैं समझ चुका हूँ कि ये पहली बार नहीं हो रहा और कल रात जो नाइट मिसिंग था इसमें उसका भी हाथ होगा। जियोन आगे जा ही रहा था, पर तभी एक सैनिक उसे रोक लेता है और कहता है, महाराज आप रुक जाइए। जियोन कहता है, मैं बाहर बस एक बार घूमना चाहता हूँ। सैनिक कहता है, पहले से ही काफी रात हो चुकी है, आप बाहर नहीं जा सकते। जियोन कहता है, मैं इस वक्त जहाँ पर हूँ वहाँ पर भी खतरा कम नहीं है, तो आखिर मेरे बाहर जाने से क्या फर्क पड़ता है। सैनिक कहता है, फिर भी हमें आदेश मिला है कि हम आपको बाहर न जाने दें। यह सुनकर जियोन थोड़ा सीरियस होता है और कहता है, तुम्हें यह आदेश किसने दिया? तुम सभी मेरे सैनिक हो। यह बोलते ही जियोन उस सैनिक पर अपने पावर से अटैक करता है और उसे वही जान से मार डालता है और कहता है, तुम सब के सब मेरे सैनिक हो और मैंने तुम्हें ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया। उसे मारने के बाद ही वो बाहर जाने लगता है, जिसे देखते हुए एक और सैनिक जो गेट पर ही मौजूद था वो काफी घबरा जाता है। वहीं फ्रेडो भी ये सब देख ही रहा था। जियोन जैसे ही गेट ओपन करता है उसे दिखता है कि आसमान में इस वक्त लाल चांद निकला हुआ था। जियोन कहता है, सच में ये एक असली नोवेल की दुनिया है। जियोन अभी चांद को देख ही रहा था, बट तभी वहाँ पर कुछ सैनिक आने लगते हैं और कहते हैं, यहाँ पर कल रात को हमला हुआ था। इधर जियोन अपने मन में सोच रहा था, कल रात का हमला बिना किसी अंदर वाले की मदद के नामुमकिन था, तो मुझे फ्रेडो को छोड़ के सबको एक दुश्मन की तरह ही देखना होगा। इधर उन सभी सैनिक में से आए हुए उसका लीडर बोलता है, राजकुमार जियोन, आखिर तुमने अपने ही सैनिक को क्यों मार डाला? जियोन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैंने उसे रॉयल ब्लड को धोखा देने के लिए सजा दी है। जिसे सुनकर वो सब के सब काफी हैरान रह जाते हैं। जियोन कहता है, मुझे लगता है कि तुम सभी भी इस मामले के बारे में पूरी तरह से जानते हो, क्योंकि उस सैनिक ने असैसिन्स को अंदर आने दिया और कल रात वो यहाँ पर मौजूद भी नहीं था। साथ में ही तुम सभी भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे, इसीलिए मैं एग्नेस साम्राज्य का राजकुमार जियोन एग्नेस तुम सभी को इसके लिए सजा देगा। उन सभी आए हुए सैनिकों में से उसका लीडर कहता है, क्या अभी भी तुम्हें कुछ कहना है? और मन में ही सोचता है, ये राजकुमार जानता है कि कल रात के हमले में हम भी शामिल थे, इसीलिए अब हमें इसे खत्म करना होगा। और इसके बाद ही वो कहता है, सभी लोग अपनी तलवार को बाहर निकालो। यह सुनते ही सभी अपनी तलवार को बाहर निकाल लेते हैं और प्रिंस जियोन पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। इधर जियोन ये सब देखते हुए काफी ज्यादा खुश होने लगता है और कहता है, ये बहुत मजेदार है, इसमें अब मुझे बहुत मजा आ रहा है। इधर वो लीडर जियोन पर अटैक करता है, जिसे देखते
देखते हुए जियोन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है मैं तुम्हारे सभी गुनाहों में एक गुनाह और जोड़ रहा हूँ। वो लीडर कहता है मर जियोन एग्नेस। जियोन कहता है वो गुनाह है अटेम्प्ट टू मर्डर का, क्योंकि तुमने एग्नेस साम्राज्य के राजकुमार पर जानलेवा हमला किया है। और इसके बाद ही उस लीडर के मुंह से ढेर सारा खून निकलने लगता है और कुछ समय बाद ही वो मारा जाता है, जिसे देखते हुए सभी सैनिक काफी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कैसे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इधर फ्रेडो भी ये देखकर हैरान था कि आखिरकार प्रिंस जियोन ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, क्या सच में ये वही प्रिंस जियोन है जिन्हें मैं जानता था। जियोन कहता है ये तो बस एक नमूना है, और फिर वो सबसे कहता है आज के बाद से इस कैसल के अंदर जो कुछ भी होगा, अगर वो इस कैसल से बाहर गया और किसी को इसके बारे में भनक लगी तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। वहीं फ्रेडो सोच रहा था ये तो बिल्कुल ही बदला हुआ इंसान है, मैं उस कमजोर राजकुमार को इमेजिन भी नहीं कर पा रहा। इधर जियोन के सर के ऊपर एक सर्कुलर सा और बाज आता है, जहाँ जियोन कहता है ये मत भूलना कि मैं तुम सभी का मालिक हूँ। और तभी सिस्टम विंडो पर दिखाई देता है करिश्मा ऑफ द कॉन्करर। इसके बाद ही हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर इस वक्त जियोन अपने ब्लैक स्टार फॉल के लेवल अप कर रहा था। वो खुद में ही सोचता है अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा ब्लैक स्टार फॉल जरूर जल्द ही लेवल 1 पर पहुंच जाएगा। वहीं फ्रेडो आते हुए कहता है प्रिंस जियोन एक मेहमान आई हुई है। जियोन कहता है मेहमान, जिस पर फ्रेडो कहता है प्रिसिला निम आपको देखना चाहती है। इधर जैसे ही जियोन ये नाम सुनता है उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो खुद से ही कहता है प्रिसिला बर्मेल, क्रॉनिकल ऑफ फ्रोसिमर का एक कैरेक्टर, जिसे आगे दुर्भाग्य की राजकुमारी के नाम से जाना जाएगा, जो कि इस वक्त जियोन की मंगेतर है। आगे हम प्रिसिला और जियोन को एक जगह पर आमने सामने बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर इस वक्त प्रिसिला एक कॉफी में चाय पी रही थी और फिर वो कहती है तुम यही सोच रहे होगे कि मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई प्रिंस जियोन। एंड देन वो अचानक से कहती है कृपया करके मेरे साथ तुम्हारी जो मंगनी हुई है उसे तोड़ दो, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अगर आपने इस मंगनी को नहीं तोड़ा तो मैं, बट तभी जियोन उसकी बात बीच में ही काट देता और कहता है ठीक है। प्रिंसिला कहती है माफ कीजिएगा, क्या मैंने कुछ गलत सुना। जियोन वहाँ से जाने लगता और कहता है क्या मैं अब ये समझो कि तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है तो तुम अब जा सकती हो। या बोलते ही जियोन अंदर चला जाता है, जिसे देखकर प्रिंसिला सोच रही थी वो मान गया इतनी आसानी से। इधर जियोन आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके सामने दो काफी हट्टे कट्टे आदमी खड़े हो जाते हैं, जो कि देखने में सैनिक लग रहे थे। वो कहते हैं कृपया करके आप अंदर जाइए और लेडी प्रिंसिला से माफी मांगिए। जियोन कहता है और इसका मतलब तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। वो सैनिक कहता है लेडी प्रिंसिला कोई ऐसी नहीं है जिसे आप इस तरह से ट्रीट करें। जियोन कहता है तो ये बात है। इधर प्रिंसिला मन में ही सोचती है अभी कुछ दिन पहले तो ये मुझसे अपनी मंगनी करने के लिए भीख मांग रहा था, पर अब इसने बिना किसी दबाव के ये सगाई पूरी तरह से तोड़ दी। भले ही सगाई कैंसिल हो गई, पर मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसे कैंसिल होगी। और यह सोचते ही वो आगे बढ़ती है। आगे जाते हुए जैसे ही वो गेट को ओपन करके देखती है कि उसके सामने जियोन उस ब्लैक कलर के हट्टे कट्टे आदमी जिसका नाम ग्रेगो था उसकी धुलाई कर रहा था। जियोन को देखते हुए प्रिंसिला सोचती है इसने सिर्फ एक ही बार में ग्रेगो को हरा दिया। इधर जियोन उस दूसरे बंदे पर भी हमला करता है, पर वो बंदा एक सील बना लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक सील आ जाती है और वो जियोन के इस अटैक से खुद को बचा लेता है। बट तभी जियोन अगेन अटैक करता है और उस सील्ड को तोड़ते हुए उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हो जाता है। जियोन उस बंदे का मुंह पकड़ते हुए कहता है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे रास्ते में आए। इधर प्रिंसिला अपने मन में ही सोच रही थी कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जियोन कहता है इन्हें अपने साथ ले जाओ, मैंने इनकी जिंदगी बख्श दी। और यह बोलने के साथ ही जियोन आगे बढ़ता है। बढ़ता भी प्रिंसिला उसे रोकने लगती है और कहती है ना रुक जाओ। जिसे देखते हुए जियोन अपने मन में सोचता है यार ये कितनी पकाऊ है। इधर प्रिंसिला कहती है मैं अभी भी यहाँ पर कुछ देर के लिए रहना चाहती हूँ, मतलब रह सकती हूँ। अब तुम्हें तो पता ही है कि हमारी मंगनी ऐसे नहीं टूट सकती, इसका भी एक प्रोसीजर है। जियोन उसे देखते हुए मन में सोचता है नहीं, अगर चीजें मेरे हिसाब से चली तो मुझे इस लड़की की जरूरत आगे पड़ेगी, आगे ये मेरे काम आ सकती है। अगर मैं इस नोवेल में इस लड़की की प्रिंसेस ऑफ मिस फॉर्च्यून के लक्षण का यूज करूँ तो शायद इसका यूज करते हुए मैं इस कैसल के अंदर मौजूद असली दुश्मन का पता लगा सकता हूँ। आगे जियोन वहाँ से जाते हुए कहता है तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो। प्रिंसिला कहती है ठीक है, मैंने अभी के लिए तो तुम्हें कन्विंस कर ही लिया है। आगे हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ प्रिंसिला अपने मन में सोचती है जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से अभी तक 3 दिन हो चुके हैं और इन 3 दिनों में मैंने एक बार भी राजकुमार का चेहरा नहीं देखा। अगर उसे ऐसा ही करना था तो उसने मुझे यहाँ पर रुकने क्यों दिया। आखिर यहाँ पर हुआ क्या और चल क्या रहा है। वो शक्तियाँ जो उसने दिखाई थी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ऐसी कोई शक्ति नहीं देखी। फिर वो एक गेट के सामने पहुंचती और कहती है आज मैं इसका पता लगा के रहूंगी। यह बोलते ही प्रिंसिला अंदर जाती है, जहाँ जियोन इस वक्त कुछ लोगों से बातें कर रहा था। प्रिंसिला कहती है योर हाइनेस प्रिंस जियोन। जियोन कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। प्रिंसिला कहती है पिछले 3 दिनों में तुमने मुझे एक बार भी अपना चेहरा नहीं दिखाया, अब मुझसे ये मत कहना कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो या फिर मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। और अगर तुम्हें यही करना था तो तुमने मुझे यहाँ पर रुकने क्यों दिया। जियोन कहता है रुको, थोड़ा अपने शब्दों पर ध्यान दो और उनका सोच समझ के इस्तेमाल करो। प्रिंसिला कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा, पर बढ़ता भी जियोन उसकी बात काट देता और कहता है मैंने तुमसे कहा ना अपनी लाइन को क्रॉस मत करो और मैंने तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए एक बार भी नहीं बोला था, मैं बस तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए
रोक नहीं पाया। तो मुझसे ये मत कहना कि मैं रोज रोज तुम्हारे पास आके तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगा। प्रिंसिला वहाँ से जाने लगती है और कहती है ठीक है मैं समझ गई। जियोन कहता है अगले हफ्ते हम यहाँ पर रात में और भी गार्ड्स को तैनात करेंगे और पूरी की पूरी टीम 3 टीम्स में डिवाइड हो जाएगी, जहाँ नाइट्स को ये काम करना जरूरी है और वो ये है कि वो सभी किसी ताकतवर आर्मर को जरूर पहने रहें, जिससे वो अपने गर्दन और दिल को सही सलामत बचा पाए। उन्हें कम से कम 3 दिन तक तो वो आर्मर पहन कर रहना ही होगा। इसके बाद ही हम देखते हैं कि इस वक्त रात हो चुकी है, जहाँ लाल चांद आसमान में निकला हुआ है। वहीं कुछ असैसिन्स महल में घुसने लगते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उन पर इस वक्त जियोन नजर बनाए हुए है। वो असैसिन्स आगे जाते हुए अपने मन में सोचते हैं ये कितना अजीब है, कमिश्नर ने जैसा कहा था यहाँ पर सुरक्षा उससे भी ज्यादा टाइट है, जैसे उन्हें पता हो कि हम आने वाले हैं। और तभी एक असैसिन रुक जाता है और उसे कुछ रियलाइज होता है और वो कहता है कौन है, पर जैसे ही वो मुड़ के देखता है उसके पीछे वाला एक असैसिन मारा जा चुका था। वो असैसिन अपने मन में सोचता है यहाँ पर कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, तो आखिरकार हमला कहाँ से हुआ। बट तभी उसके साथ खड़ा दूसरा असैसिन भी मारा जाता है। इधर वो असैसिन अपने मन में सोचता है यहाँ कौन है, आखिर ये सब कर कौन रहा है। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं राजकुमार जियोन एग्नेस को, जिसे देखते हुए वो असैसिन काफी घबरा जाता है और मन में सोचता है सिट, इसका मतलब राजकुमार जियोन अपनी शक्तियों को छुपा रहे थे। इस वक्त शायद मुझे यहाँ से भागना चाहिए, यही मेरे लिए बेहतर होगा और मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी उन्हें दे देनी चाहिए। बट तभी उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है, जिस पर जियोन कहता है मैं कम से कम तुम सभी में से एक को तो छोड़ने वाला था, पर दुर्भाग्यवश वो एक तुम नहीं हो। जियोन खुद से कहता है ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। बट तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जहाँ वो कहता है ये आवाज एक माना एक्सप्लोजन की है, क्या इस पैलेस में कोई जादूगर है। और तभी वो मुड़ के देखता है जहाँ उसके सामने का दरवाजा खुला हुआ था और प्रिंसिला को उस असैसिन से लड़ रही थी। लड़ते हुए प्रिंसिला कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम पैलेस पर हमला करो। या बोलते ही वो अपने सामने एक सील बनाती है और उन सभी असैसिन पर अटैक करती है। इधर एक असैसिन खुद से ही कहता है मुझे लगा नहीं था कि पैलेस में इस वक्त एक मैजिशियन यानी कि एक जादूगर मौजूद है। या बोलते ही वो प्रिंसिला पर अटैक करता है, बट प्रिंसिला अपने सामने एक सील बना लेती है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। बट उस असैसिन के चाकू की नोक की वजह से वो सील टूटने वाली थी, जिसे देखते हुए प्रिंसिला काफी हैरान रह जाती है। और तभी वो सील टूट जाता है, जिस पर वो असैसिन कहता है अब तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म हुआ। या बोलते ही वो प्रिंसिला पर अटैक करता है, बट तभी अचानक से उसका हाथ वहीं पर जम जाता है और वो कहता है ये क्या है, आखिरकार मेरा ये नाइफ खुद से ही डायरेक्शन कैसे चेंज कर रहा है। बट इससे पहले कि वो असैसिन कुछ और समझ पाता, वो अपने ही हाथों मारा जाता है, जिसे देखते हुए बाकी सभी असैसिन काफी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये सब किसने किया। और तभी हम उन सभी से कुछ दूरी पर खड़े हुए राजकुमार जियोन एग्नेस को देखते हैं, जिसे देखते हुए वो असैसिन सोचता है ये तो एक फेलियर है, आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है। तभी प्रिंस जियोन की नजर उसकी तरफ पड़ती है, जिसे देखते हुए जियोन उस असैसिन को खिड़की से बाहर फेंक देता है और कहता है ट्रैकिंग टेक्निक ऑफ ब्लैक स्टार, वो जिसे मैं ही देख सकता हूँ। आत्मा से बंधा हुआ ये काला धागा ही अब मुझे इनके बेस तक ले जाएगा। वही हम देखते हैं कि जिस असैसिन को जियोन ने बाहर फेंका था वो इस वक्त हवा में उड़ रहा था और उसे इस वक्त जियोन कंट्रोल कर रहा था। वो असैसिन सीधे अपने बेस की तरफ बढ़ता है। इधर जियोन मन में ही कहता है जल्दी ही मैं वहाँ पर आने वाला हूँ। इसके बाद ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ इस वक्त जियोन मन में कहता है ये तो मेरे लिए काफी अच्छा हुआ कि ब्लैक स्टार अपने पहले सितारे पर पहुंच चुका है, पर मुझे लगता नहीं कि मेरा ये शरीर ब्लैक स्टार की पावर्स को झेल पाएगा, तो मुझे अपने शरीर को ताकतवर बनाना होगा। इसके बाद ही हम देखते हैं कि जियोन अपने शाही कपड़े पहने हुए किसी से मिलने जा रहा है और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है उसके सामने एक लड़की बैठी होती है, जिसका नाम है एवलिन एग्नेस, जिसे आगे से हम ईव कहेंगे। जियोन बताता है क्रॉनिकल्स ऑफ द हीरो ऑफ फ्रोसिमर की कहानी में यही एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि हीरो के काफी करीब थी, साथ में ये एग्नेस साम्राज्य की राजकुमारी भी है और अगला सम्राट बनने के बहुत ही करीब ये रह चुकी है। रॉयल फैमिली की एक ऐसी मेंबर जिसने हीरोज को सपोर्ट किया, या सही ढंग से कहे तो सपोर्ट करने का नाटक किया। ईव जियोन से कहती है कि आप तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है। जियोन कहता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है। ईव कहती है मैंने सुना कि पिछली रात तुम पर हमला हुआ था। जियोन कहता है जैसा तुम देख ही सकती हो मैं ठीक हूँ, और मन में सोचता है खबर इसके तक भी पहुँच गई। ईव अपने मन में ही सोच रही थी बेचारा बच्चा, पता नहीं कैसे इसने उन सभी असैसिन्स का सामना किया होगा। फिर वो जियोन से कहती है मुझे ये सुन के काफी खुशी हुई, पर मैं उन सभी हमलावरों को ढूंढूंगी और उन्हें खत्म कर दूंगी, और मैं यहाँ पर कुछ नाइट्स को भी लेकर आई हूँ जिन्हें मैं यहाँ पर तैनात करके जाऊंगी, तो तुम बेफिक्र हो जाओ। जियोन जियोन कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। ईव कहती है क्या कहा तुमने। जियोन कहता है मैंने खुद की सुरक्षा का इंतजाम खुद कर लिया है, तो तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, पर पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। ईव कहती है मैं यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि मैंने सुना कि तुम पर हमला हुआ है। भले ही हम दोनों की माएं अलग हैं, पर फिर भी तुम मेरे छोटे भाई हो और जल्द ही तुम एडल्ट बनने वाले हो, इसीलिए तुम्हें ये पता ही होगा और तुम ये समझते भी होगी
कि जल्द ही सक्सेशन सेरेमनी होने वाली है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सक्सेशन सेरेमनी को छोड़ दो। जॉन कहता है और मैं ऐसा क्यों करूंगा? ईव कहती है तुम ये इसलिए पूछ रहे हो, क्या तुम्हें ये पता नहीं है? जॉन कहता है हाँ तुमने सही सुना, आखिर मैं ऐसा करूंगा क्यों? ईव कहती है किसने सोचा था कि तुम इतने बातूनी होगे। खैर वैसे भी तुम सक्सेशन सेरेमनी को पास कर नहीं पाओगे, ना ही तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है और ना ही उतनी स्किल्स, या दूसरी भाषा में कहा जाए तो तुम पहले ही ट्रायल को पास नहीं कर पाओगे। पर फिर भी अगर तुमने पास कर लिया और तुम व्हाइट स्टार पैलेस तक पहुंच गए तो शायद तुम्हें पता नहीं है कि वो जगह बहुत खतरनाक है, जिसका सक्सेशन सेरेमनी से कोई भी कंपैरिजन नहीं है। इसके बाद ही ईव काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है वहाँ पर तुम एक दिन भी नहीं टिक पाओगे, तो इसीलिए सक्सेशन सेरेमनी को छोड़ दो। एंड इसके बाद ईव एक्टिवेट करती है अपनी सेलेस्टियल स्टार सी को, वो शक्ति जो रॉयल ब्लड के डायरेक्ट डिसेंडेंट को मिलता है, अथॉरिटी जो पूरी दुनिया पर राज करे। यही है ईव की असली पावर। इधर ईव की सभी बातें सुनने के बाद जियोन कहता है मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमसे ये किसने कहा कि मेरे पास कोई भी पावर नहीं है? यह सुनते ही ईव वहाँ से चली जाती है। आगे हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ इस वक्त ईव अपने साथ ले गए सभी सिपाहियों को वापस लेके आ रही थी। वहीं उसके सामने एक लड़का जाते हुए कहता है योर हाइनेस, आखिरकार आप इन सैनिकों को साथ में क्यों लेकर आई हैं? ईव कहती है उसने स्वीकार नहीं किया, जिस पर वो लड़का घुटने के बल बैठते हुए कहता है क्या आपका मतलब है प्रिंस जियोन? ईव कहती है हाँ, वो पूरी तरह से बदल चुका है, मुझे यकीन नहीं होता कि ये वही है जिसे मैं जानती थी। आखिरकार वो इतना समझदार कब से हो गया, और क्या वो अपनी शक्तियों को इससे पहले छुपा रहा था? पर मुझे जितना एहसास हुआ उस हिसाब से तो उसके पास जो पावर है वो कंफर्म सेलेस्टियल स्टार सी की नहीं है। फिर वो उस लड़के से कहती है कैसल के आसपास और भी गार्ड्स को तैनात कर दो, वो भी बिना जियोन के पता लगे, और साथ में ही जियोन पर भी नजर रखो। आगे हम प्रिंस जियोन को देखते हैं जिसे एक सैनिक कहता है योर हाइनेस, लगता है राजकुमारी एवलिन आपको बहुत पसंद करती है, उन्होंने आपके लिए कुछ भेजा है। और तभी हम वहाँ पर एक हर्ट को देखते हैं जो कि देखने में काफी बड़ा था। वो हर्ट एक ओगरे का था जिसके अंदर 1000 साल पुराने ओगरे की पावर और स्टेमिना भरा हुआ था। जियोन कहता है मुझे लगा नहीं था कि ईव मुझे इस तरह से सपोर्ट करेगी, और उसके पास वो कौन सी एबिलिटी थी? सेलेस्टियल सी। मुझे आखिर पता क्यों नहीं चला कि ऐसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, वो तो बिल्कुल मेरी पावर से ही सिमिलरिटी रखती है। जियोन अपने मन में सोचता है अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैं अब इस नॉवेल के अंदर हूँ, तो शायद राजकुमारी की ये दयालुता मेरे किसी दिन काम जरूर आ जाएगी। जियोन अपने मन में ये सब सोच ही रहा था, पर तभी एक सैनिक कहता है राजकुमार जियोन, लेडी प्रिंसिला यहाँ पर आ चुकी है। जियोन कहता है उसे अंदर आने दो, और तभी हम देखते हैं वहाँ पर प्रिंसिला को, जो कहती है मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने के बाद तुमने आखिरकार मुझे किस कारण से यहाँ पर बुलाया है? तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। जियोन कहता है तुम कैसल में कुछ दिनों के लिए रुकी हुई थी, तो तुम्हें उसके लिए पे करना होगा। प्रिंसिला कहती है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जियोन अपने हाथों से एक स्ट्रक्चर बना रहा था और कहता है इसे कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? प्रिंसिला कहती है आखिर तुम किसकी बातें कर रहे हो? बट तभी उसकी नजर जियोन के बनाए हुए चित्र पर पड़ती है और वो कहती है आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला? जियोन कहता है इसे मैंने बनाया। प्रिंसिला कहती है क्या मतलब तुमने बनाया? ये फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर और इसका सिद्धांत ऐसा है जैसा मैंने कभी भी नहीं देखा। जियोन कहता है मैंने तुमसे पूछा अभी इसे कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? प्रिंसिला कहती है शायद कल तक ये कंप्लीट हो जाए। प्रिंसिला अपने मन में सोचती है मैंने सोचा नहीं था कि प्रिंस जियोन इस लेवल के मैजिक को जानते हैं, देखकर लगता है कि ये जैसे कोई डिटेक्शन मैजिक है। प्रिंसिला कहती है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ हंटिंग के बारे में? यह सुनते ही जियोन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आगे हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ इस वक्त जियोन और प्रिंसिला एक तरफ खड़े थे और बाकी दूसरी तरफ कैसल के सभी लोग, और उनके बीच में एक स्ट्रक्चर बना हुआ था जिसे जियोन ने बनाया था। वहीं एक लड़की चीफ नाम के एक आदमी से पूछती है चीफ आपको क्या लगता है राजकुमार ने हम सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया होगा? चीफ कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जब से ये बदले हैं तब से इनके दिमाग में क्या चलता रहता है इसका मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं है। जिस पर वो लड़की कहती है आपने ये तो सही कहा, और साथ ही में ये बदले हुए राजकुमार बहुत ही डरावने भी लगते हैं। इधर जियोन प्रिंसिला से कहता है अब शुरू करो इसे। इसके बाद ही प्रिंसिला कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और काफी समय तक पढ़ने के बाद वो उस स्ट्रक्चर को एक्टिवेट कर देती है। उसे एक्टिवेट होते हुए देखकर वो लड़की कहती है मुझे इस लाइट को देखते हुए अच्छा महसूस नहीं हो रहा। चीफ आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है? वही चीफ भी प्रिंसिला को देखकर काफी हैरान था। प्रिंसिला अपने हाथ पे हल्का सा बाइट करती है जहाँ से ब्लड आने लगता है, फिर वो उस ब्लड को उस बनाए हुए स्ट्रक्चर में गिराने लगती है, जिसके गिरते ही वो चीफ नाम का आदमी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अचानक से उसका पूरा शरीर बदलने लगता है। जिसे देखते हुए जियोन कहता है एनिमी डिटेक्शन सर्कल, एक ऐसा मैजिक जिसका यूज करते हुए एक सर्टेन रेंज में दुश्मन के असली रूप के बारे में पता लगाया जा सकता है। वहीं प्रिंसिला अपने सामने देखकर काफी हैरान रह जाती है क्योंकि उसके सामने एक बिल्कुल ही घिनौना सा मॉन्स्टर मौजूद था।